हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टिप्स। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है MPS 03 जो बुक है आपकी, और बुक का नाम है भारत लोकतंत्र और विकास, इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। जो बुक है इसमें एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में एक तरीके से कई बार रिपीट होते हैं, और मैं इनके आंसर भी आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। साथ क्या इसमें क्या लिखना है, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, संसदीय व्यवस्था क्या है, इसका भूमिका का वर्णन करना है। तो भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के संसदीय व्यवस्था करता है। तो ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के संसदीय व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 163 से 164 राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा व राज्यसभा का वर्णन भी किया गया है। इनका आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम का ही प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित होती है। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वही सरकारें बनाती हैं। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्री, विधायिका, कार्यपालिका दोनों सदस्य होते हैं, और जो भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने हुए मंत्री नहीं बन सकता, मतलब कि पहले उसके लिए संसद का सदस्य होना बहुत जरूरी है। और इसके दोष क्या हैं संसदीय व्यवस्था के। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा ना करे या ना करे, मतलब इसका हमें गारंटी नहीं होती कि सरकार अपना पूरा कार्य करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट, जब सत्तारूढ़ पार्टी को समृद्ध संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो वही कैबिनेट के निरंकुश हो सकती है। संसदीय व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल के परिवर्तन के कारण संचालित नीतियों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। टिकाऊ विकास वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको सतत विकास भी कहते हैं, इसको टिकाऊ विकास भी कहते हैं और सतत विकास भी कहते हैं। ये प्रक्रिया जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता से सुधार करना आवश्यक होता है। तो इसमें सबसे मेन क्या क्या आवश्यकता होता है ये मैंने आपको बताया भी। इसमें जो है सबसे मेन की आवश्यकता प्रदूषण में वृद्धि ना हो, इसमें ये देखा जाता है। दूसरा, प्रभावी पीढ़ी आवश्यकता विकास में कमी ना हो, जो भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकता में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, प्राकृतिक सुरक्षा, मतलब प्राकृतिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। चौथा, आर्थिक सामाजिक टिकाऊ होना चाहिए। पांचवा, महामारियों पर रोक। ये सबसे मेन सतत विकास में ये बातें कही गई जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, समाज में न्याय व शांति स्थापित करना, गरीबी को समाप्त करना, भुखमरी को पूर्णतः समाप्त करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी, और पांचवा है भूमि जल सुरक्षा, और छठा जो है सामुदायिक व शहरी विकास, और सातवां असमानता में कमी करना, आठवां उद्योगों व बुनियादी ढांचे का विकास करना, और अच्छा रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करना। ये सारे इसके तरीके से उद्देश्य हैं। अब इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्रुटलैंड जो रिपोर्ट है 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती नर्गे हार्लम की अध्यक्षता में पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना करा। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। कह सकते हैं इसको कि पर्यावरण विकास पर 1987 में विश्व आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार, जिसमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से कोई समझौता किए बगैर अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया सकता है, मतलब कोई भी समझौता किए बगैर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया सकता है। और टिकाऊ विकास वास्तव में साधन संपन्न लोगों की तुलना में साधनहीन लोगों तथा वर्तमान पीढ़ी से अधिक भावी पीढ़ी को अधिक महत्व देना है। आज जो पर्यावरण क्षति हो रही है उसका मात्र कारण हमारी वह मानसिकता है जिसके सोचते हैं कि मैं जीवित हूँ, मेरी सुख समृद्धि बढ़े ताकि मैं अत्यधिक सुख सुविधा का उपभोग कर सकूं। इससे इस पर प्रहार किया गया, मतलब ये सबसे में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवित रहूं, मैं सुख सुविधा का उपभोग कर सकूं। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। नेक्स्ट है इसमें आगे आप ये जो रिपोर्ट है ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। और इसमें सतत विकास को दो अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। आवश्यकता की अवधारणा विशेषकर संसार के निर्धनों की आवश्यकता
जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, सीमितता का विचार, जिसमें प्रौद्योगिकी स्थिति तथा सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को देखते हुए किया जाए। कहने मतलब मैंने आपको दो बताए इसमें। पहला है आवश्यकता की अवधारणा, विशेषकर संसार के निर्धारणों की आवश्यकता जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो निर्धारण है उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीमितता मतलब कि इसमें प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है की स्थिति तथा सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को देखते हुए किया गया है। इसमें पृथ्वी सम्मेलन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई कार्य नीति हेतु 1987 में संयुक्त राज्य महासभा का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के लिए निर्णय के अनुक्रम में 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक दक्षिण अफ्रीका में टिकाऊ विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें 5 क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया। पहला जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता, इन पर ज़्यादा जोर दिया। इनके 3 स्तंभ हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टिकाऊ विकास बताया। अब आते हैं न्याय पूर्वावलोकन क्या है, इसकी भूमिका। जो न्याय पूर्वावलोकन क्या है, इसकी भूमिका मैं आपको बताता हूँ। न्याय पूर्वावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी रिपोर्ट किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। मतलब न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है, जो भी प्रशासन कार्य कर रही है, कार्यपालिका कर रही है, विधायिका कर रही है, उसकी जाँच करना। और इसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शन ने मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक विख्यात वाद के पश्चात प्रथम बार न्याय पूर्वावलोकन शक्ति की प्रस्तावना की थी। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है, परंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्यों के नागरिकों के विरुद्ध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई भी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसकी शून्य घोषित कर सकती है और इसके द्वारा न्यायालय विधि की जांच कर सकती है और दोबारा से उसको एक तरीके से रिपोर्ट को वापस कर सकती है और उस पर विचार करने के लिए कह सकती है। तो ये था न्याय पूर्वावलोकन। अब आते हैं भारत में किसान आंदोलन की प्रकृति और भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकृति और भूमिका। तो भारत में किसान जो है संघर्ष की परंपरा बहुत पुरानी है और आधुनिक काल विशेषकर 1857 के बाद किसान आंदोलन का वर्गीकरण किया गया। जमींदारों और साहूकारों से बदला लेने की भावना। दूसरा, धार्मिक और सांप्रदायिक उद्देश्यों के लिए किए गए आंदोलन। तीसरा, लूटमार। चौथा, सूखा पड़ने पर और फसल नष्ट हो जाने के कारण। ब्रिटिश भारत में के इतिहास में स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश काल में कृषकों की स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारी व्यवस्था में बहुत सी बुराइयां थी। जमींदार ने लगान इकट्ठा करके सरकार को खुश किया, परंतु कृषक को बहुत तंग किया। इससे जमींदारों को अधिक धन मिला और कृषकों को भूमि कर की बहुत बड़ी राशि सरकार को देनी पड़ती थी। उन्होंने प्राकृतिक विपदाओं का सामना किया, जिससे गरीबी बढ़ी और कृषकों ने तंग आकर समय समय पर आंदोलन किए। पहला जो था तेलंगाना में विद्रोह। तेलंगाना के कृषकों ने मांग थी कि अमीर नवाब कृषकों के अनुचित कर वसूली ना करें। यह विद्रोह 1946 में से 1948 तक चला था। नेक्स्ट त्रिभागा आंदोलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह आंदोलन 1946 से 1947 तक चला। ये पहला आंदोलन था जो बंगाल में हुआ था। तो ये मैं आपको एक तरीके आंदोलन बता रहा हूँ जो एक तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नक्सलवाड़ी विद्रोह। यह 1969 में पश्चिमी बंगाल में नक्सलवाड़ी इलाकों में किसानों का सशस्त्र तथा आतंकवादी आंदोलन था। इसका नेतृत्व साम्यवादी और मार्क्सवादी लेनिनवादी द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश में आंदोलन। यह आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिलों में साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित किसानों ने विद्रोह किया था। किसान सम्मेलन 23 दिसंबर 1978 में 23 दिसंबर जो है 1978 को प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए नई दिल्ली के वॉट क्लब में किसान रैली का आयोजन किया गया। स्वरूप था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। चंपारण, खेड़ा, बारदोली आंदोलन महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा चलाया गया और भारत में एक बहुत बड़ी संख्या भूमिहीन किसानों से की है, जिनके द्वारा कई आंदोलन किए गए हैं। तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट तरीके से बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में निर्जातीय अभिव्यक्ति। ये निर्जातीय व्यक्ति के क्वेश्चन एक तरीके एग्जाम में आता है कि निर्जातीय होती क्या है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। निर्जातीय ऐसे लोगों का समूह या संघ होता है जो सांस्कृतिक, भाषा, धर्म, इतिहास इत्यादि के संदर्भ में सामान्य विशेषता रखते हैं और निर्जातीय को प्रजातिकता भी कहते हैं। प्राजिकता
भी कहते हैं, और यह सामाजिक रूप से संगठित है और क्षेत्रीय रूप से सीमित है, और इसमें संख्यात्मक रूप से पर्याप्त जनसंख्या शामिल है। वर्गीकरण मतलब धार्मिक आधार पर गठित निर्जातीय समूह। इसके आधार पर हम एक तरीके से लिख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी आदि धर्मों से संबंधित हुए व्यक्तियों को निर्जातीय समूह कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, भाषा पर आधारित निर्जातीय समूह, जैसे बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सारी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा, नस्ल के आधार पर निर्जातीय समूह, जैसे संस्थाल, द्रविड़, मंगोल, ये सारे आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कबीलों पर आधारित निर्जातीय समूह, जिन पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति पर प्रभाव, भारत में निर्जातीय पृथक राज्य की मांग, स्वायत्ता आंदोलन, विद्रोह तथा जनजाति, भाषा, धर्म आदि के संघर्ष में प्रकट होती रही है। पहला, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, छात्र संगठन के निर्माण, ये आप एक तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सांप्रदायिक के आधार पर एक तरीके से निर्जातीय समूह की मांग उठती रहती है, जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, छात्र संगठन के निर्माण के आधार पर, और समाधान कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करके, शिक्षा का जागरूक करके, नैतिक मूल्यों को एक तरीके बढ़ाकर, ये हम इसका समाधान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं 73 और 74 अमेंडमेंट जो है, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन संविधान का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो 73वां संशोधन 1982 में 73वां संशोधन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में लागू की गई, मतलब प्रभावी की गई, और 20 अप्रैल 1993 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 24 अप्रैल 1993 में लागू हो गई, और संविधान भाग 9 में इसको जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अब पंचायती राज होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पंचायती राज को लगभग सारे भारत में उपस्थित है। ये एक त्रिस्तरीय संगठन है। पंचायती राज उस व्यवस्था का नाम है जिसमें द्वारा गांव के लोगों को अपने गांव का प्रशासन, विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार दिया गया है। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। वर्तमान में हमारे देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं, जिनमें से 2.39 लाख ग्राम पंचायतें हैं, और ब्लॉक पंचायतें भी हैं, और 589 जिला पंचायतें शामिल हैं। और 92 में एक तरीके मानी जाती है, 24 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, और आंध्र प्रदेश नगर में 1959 में, और 1961 में मध्य प्रदेश में, 1963 में पश्चिम बंगाल में, और धीरे धीरे पंचायती राज का विकास होता रहा, और 73वां संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया इसको। नेक्स्ट इसमें महत्व क्या होता है, इसमें 3 स्तरीय होती है, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनका महत्व जनता का राज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, ये सारे इसके महत्व कार्य। पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करना, दीवानी फैसले सॉल्व करना, घरेलू मसले सॉल्व करना, ये सारे इसके काम हैं। समस्या क्या होती है इसमें, अशिक्षा, अज्ञानता, सांप्रदायिकता और जन स्वभाव की कमी, और जलगत राजनीति के दुष्परिणाम। तो ये तरीके पंचायती राज के 73वें संशोधन का वर्णन मैंने आपको बताया। अब 74वां संशोधन क्या है, 1 जून 1993 तो प्रभावी हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 74वां संशोधन को एक तरीके नगर पालिका के नाम से नाम भी दिया गया इसको। और भारत के संविधान में एक और संशोधन जो जोड़ा गया वो 74वां संशोधन था। 1993 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और इसको भी संविधान भाग 9 में जोड़ा गया। 1 जून 1993 में प्रभावी माना गया इसको। इसके भी 3 प्रकार हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। ये एक तरीके से 3 प्रकार हैं। इसमें क्या है, इसमें अनेक राज्यों के विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमज़ोर होना और बेअसर होना, इसमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग होना, ये सारे एक तरीके से शामिल है। इसमें आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण को लेकर इसमें बात कही गई है 74वें संशोधन में। अब आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में नौकरशाही की भूमिका। अब आते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका को पता, सरकार का एक तरीके से अंग है। सरकार के 2 अंग महत्वपूर्ण है। पहला है विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है। जो कार्यपालिका जो होती है विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसमें नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नौकरशाही मतलब जो डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, जैसे कि आपको बता दूं मैं, पुलिस हो गए, नेता लोग हो गए, सारे हमारे नौकरशाही के रूप में देखे जाते हैं। ये एक तरीके हमारे काम करते हैं, और एक तरीके काम करने के बाद एक तरीके लोगों को एक तरीके जनता से अवगत कराते हैं, और कानून का निर्माण जो भी निर्माण हो रहा है कानूनों का, वो जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की समस्या को हल करते हैं। ये नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रीय विषमताओं से आप क्या समझते हैं।
क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लोग क्षेत्र विशेष आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों के अन्य मांग करते हैं। और दूसरा क्या है, सरल भाषा में कहें तो अपने क्षेत्र या भौगोलिक के प्रति अधिक प्रयत्न और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार की चाह ही क्षेत्रवाद कहलाती है। दूसरा, क्षेत्रवाद एक प्रकार की व्यक्तियों की भावनाएं और मनोवृत्ति है जो राज्य या विशेष क्षेत्रों में अधिक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में व्यक्तियों की अधिक मांग से पनपती है। आपको याद रखना है, जो भी मांग होती है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भावना जो उत्पन्न होती है उसको क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रवाद को 4 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय संघ के साथ संबंध तोड़ने की मांग करने के वाले क्षेत्र। दूसरा, एक निश्चित क्षेत्र का अलग राज्य बनाने की मांग करना। तीसरा, किसी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार आदि। कारण क्या होता है, प्रशासन द्वारा क्षेत्रों में संसाधनों के समान वितरण की कमी, जाति व संस्कृति विविधताएं और प्राकृतिक प्रदत्त भिन्नताएं, असमानताएं। और चौथा जो है ऐतिहासिक व एवं राजनीतिक कारण। अब इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दुष्परिणाम क्या होते हैं, देश की अखंडता को चुनौती। और दूसरा है नए राज्यों की मांग। तीसरा, क्षेत्रीय राजनीति। और चौथा, भूमि पुत्र की अवधारणा। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन पॉइंटों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4 भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समता और न्याय की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक स्थान रखते हैं। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं और अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिनको लागू करके सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। राज्य के नीति सिद्धांतों का क्षेत्र बहुत व्यापक है और राज्य के निर्देशक सिद्धांत किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। इनका संबंध समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। निर्देशक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण विचारधारा यह है कि यह सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय नीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता दे सकती है। अब इसमें समाजवादी सिद्धांत बताया, स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिले, स्त्री पुरुषों को समान रूप से आजीविका के प्राप्त साधन मिले। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक अधिकार मिलेंगे। ये आपका समाजवादी सिद्धांत के रूप में आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय के रूप में देख सकते हैं इसको। और गांधीवादी सिद्धांत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्रामों से निजी सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, नशीली वस्तुओं को रोकने का प्रयत्न करेगा। उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है, राज्य सरकार भारत के एक समान व्यवहार संहिता लागू करने का प्रयत्न करेगा। मतलब एक 4 से सेम एक सबके साथ समान व्यवहार करने का। राज्य नगर न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने की उचित कदम उठाएगा। ये एक तरीके से इसमें बताया गया है। सतत विकास मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक दल में पुलिस की भूमिका, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। तो मैं बताता हूँ सबसे मेन कि इसमें भूमिका क्या है। लोकतंत्र को पूरे विश्व में विस्थापित करने के लिए मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18वीं सदी के बाद से विशेष रूप से अमेरिका स्वतंत्र आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय मीडिया जनता तक पहुंचने और ज्ञान के साथ उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और लोकतंत्र देशों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कामकाज पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। जैसा कि स्वतंत्र मीडिया और लोकतंत्र प्रणाली के बिना इसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती। भारत में औपनिवेशिक नागरिकों के लिए मीडिया जानकारी का एक मुख्य स्रोत मानी गई है, क्योंकि वह ब्रिटिश औपनिवेशिक की निरंकुशता के बारे में जागरूक हो गए हैं और इस तरह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी नई शक्ति प्रदान की गई। मतलब मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है, एक तरीके जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया को सुदृढ़ बनाने के में सरकार की भूमिका क्या है। भारत जैसे एक जीवंत लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और नियंत्रण मुक्त प्रयास की आवश्यकता वास्तव में जरूरी है। जब से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान निर्धारण करने की शुरुआत की, तब भारत के सरकार के दृष्टिकोण पर मीडिया की भूमिका पर गर्मजोशी से बहस हुई। संविधान निर्धारण के दौरान भारत में मीडिया की स्थिति को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, जैसा कि अमेरिका संविधान का मामला था।
तो ये एक तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देता है। तो लोकतंत्र में मीडिया आपको क्या क्या तरीके की भूमिका उसकी होती है वो आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में श्रमिक आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक तरीके श्रमिक आंदोलन होते रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्राधिकार है क्या, वैसे मैं आपको बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों के अनुसार 5 आदेश जारी करता है और इसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे बंदी प्रतिक्षण, परमादेश और निषेध, अधिकार पक्ष, रीट, ये कुछ ऐसे विशेष अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। बंदी प्रतिक्षण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले व्यक्ति को आदेश देता है कि 26 घंटे या 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करे, और यदि अपराध नहीं किया है तो उसे छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। परमादेश क्या होता है, यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है। और निषेध क्या होता है, यह निचली अदालत को ऐसा करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में से बाहर है। अधिकार पक्ष क्या होता है, यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय के काम करने से मना करता है कि जिसका उसे अधिकार नहीं है। रीट क्या होता है, ये जब जारी किया जाता है जब अदालत अपने न्यायालय क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रही होती है। अब लोकसभा राज्यसभा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्रथम लोकसभा जो है एक तरीके से ऊपरी सदन माना जाता है और राज्यसभा नीचे, नाम से एक तरीके से और जो लोकसभा बड़ा लगता है मगर राज्य ऊपरी सदन है, लोकसभा निचला सदन है। जो लोकसभा जो है का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और जीबी मावलंकर की अध्यक्षता हुई थी। लोकसभा एक निम्न सदन माना जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जा सकता है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना से संबंधित है और मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है। और 7वें संशोधन में 1956 में 520 की गई थी। 31वें संशोधन में 1973 द्वारा सदस्य संख्या 545 की गई थी। वर्तमान में लोकतंत्र सदस्य संख्या अधिकतम 552 है और अभी भी इसको तरीके से जिनमें से 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसमें एक तरीके चेंज भी हो गया है, जिसको आप एक तरीके से नेट पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है चुनाव। लोकसभा का चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार के आधार पर किया जाता है और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस प्रकार लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रथम निर्वाचन से चुने जाते हैं। तो ये मैंने आपको लोकसभा को बताया। राज्यसभा जो है इसकी योग्यता भी लिख सकते हैं लोकसभा की, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधि कार्य भी लिख सकते हैं, विधि निर्माण की शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, ये सारी लोकसभा की शक्ति है। राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा का गठन भी 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस.के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। और राज्यसभा एक स्थायी और सदन है, इसका विघटन नहीं किया सकता। और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन अधिकतम 250 सदस्यों द्वारा होगा और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इसमें भी जो एक तरीके से बदलाव हो चुका है। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चुनाव एक तरीके से प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने राज्य के लिए नियत सदस्य चुनते हैं। ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार होता है। तो इसमें भी वित्तीय कार्य रख सकते हैं, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। जितने मैंने क्वेश्चन बताए बहुत इंपॉर्टेंट बताए, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।